हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अब तक हमने काफी ऐसे रिसर्चर्स के साथ बात करी जो एक्सप्लेन करते हैं अपने रिसर्च जो उन्होंने की कि क्यों इस समय को एसेंशियल बताया जा रहा है। क्यों रिसर्चर बिलीव कर रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है कलयुग से सतयुग की तरफ। तो इसी के बीच में अगर आप इस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो एक नाम जो आप यूट्यूब पे हमेशा सुनते होंगे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है उनके बारे में, प्रवीण सर। मैं मुझे जब मैं स्टार्टिंग में रिसर्च करने लगा सर, तो आप पहले थे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, जिन्होंने ये एक इग्निशन दिया कि क्यों ये समय नॉर्मल नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है आपसे बात करके। मैसेज स्प्रेड हो रहा है, लोग जाग रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो सर इसी के बीच में हम अगर पॉडकास्ट की शुरुआत करें तो लोगों को जो पहले के सब्सक्राइबर है उन्हें लगेगा रिपीट हो रहा है, पर ये चीज हमें ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचानी है कि यस। क्यों ये समय नॉर्मल नहीं है, यस। कैसे ये युग परिवर्तन का समय है। यस। तो सर अगर मैं स्टार्टिंग करूं पहले क्वेश्चन के साथ, तो आप अपने वीडियोस में बताते हैं कि एक सोलर साइकिल चल रही है 26,000 ईयर्स की। और आपके अनुसार इससे पहले दो ऐसे साइकिल पहले हो चुके हैं, पर जिसके अंदर काम ये पूरा नहीं हो सकता। अब ये थर्ड साइकिल है जिसके अंदर एक अ, ये अलग लेवल पर ग्रोथ चल रही है, और जो आत्माएं हैं वो जागृत हों और इस असेंशन के समय को जाने और जो उनका असली मिशन है उस पर लगे। तो सर लोग पूछते हैं कि क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी या कुछ ऐसा वैदिक एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ये समय असेंशन का है। यस। द फर्स्ट थिंग इज इट इज नॉट ए सोलर साइकिल। सोलर साइकिल तो एक साल की होती है, इसे कॉस्मिक साइकिल एक बहुत बड़ी साइकिल है जिसमें पूरे ब्रह्मांड में इस तरह के मूवमेंट होते हैं। से हमारे ब्रह्मा हमारी सोलर साइकिल है, हमारा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, डिफरेंट सोलर सिस्टम है, डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। तो एवरी 26,000 ईयर ऐसी सिचुएशन होती है। एक सेंट्रल सन है, उससे लाइट हमारे सन पे आके रिफ्लेक्ट करती है और वो प्रभाव डालती है। दैट इज वन थिंग। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा जो रॉ है, जो लॉ ऑफ वन, उनकी टीचिंग में बताया गया। कुछ और टीचिंग में भी बताया गया, लेकिन लॉ ऑफ वन ने इसको बहुत डिस्क्राइब डिटेल्स में बताया कि ये साइकिल होती है। और इस साइकिल का जो अब की बार का जो इवेंट क्यों डिफरेंट है, रॉल ने बताया कि लास्ट टू साइकिल्स में हार्वेस्ट बहुत कम हुई थी। हार्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमारी फसल कोई और काटता है। अर्थ पे जो असेंशन हुआ उसमें कम सोल जाग पाई। और जब थर्ड टाइम ये इवेंट होता है तो अर्थ असेंड कर जाती है, वो प्लानेट असेंड कर जाता है। इट मीन्स कि इस प्लानेट पे रहने के सरकम इंसान से नेक्स्ट डायमेंशन की कॉन्शियसनेस के लिए सूटेबल हो जाएंगे। अभी सूटेबल नहीं है तो पूरा पूरा प्लेनेट असेंड करेगा। दिस टाइम इस हार्वेस्ट की बहुत बड़ी उम्मीद है, इसलिए ये साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये और सबके सर लिए चांस है कि हम इस साइकिल का फायदा उठाकर असेंड कर जाएं एक बेटर युग में, एक बेटर कॉन्शियसनेस में, जहां पे डुअलिटी नहीं है, वननेस है, सेपरेशन नहीं है। इट्स ए चांस। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सर आप बताते हैं कि ये समय एसेंशन है, मतलब हमें एक अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना है ताकि हम इस दुख और दर्द की दुनिया से निकल कर एक पीस, इक्वालिटी और हार्मनी की दुनिया में जाएं। यस। एक ऐसे समय में जाएं, एक ऐसी दुनिया में जाएं जहां पर प्रेम हो, इक्वालिटी हो, हार्मनी हो, सब प्रेम से रहें। सर इसी के साथ इसमें बात आती है अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने की, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज हो इस दुनिया की, ताकि हम एक नए युग में असेंड कर जाएं। पर सर अगर हम देखें रोल ऑफ ह्यूमन इन रेजिंग दिस कॉन्शियसनेस, अगर मानव पीछे हट जाएगी, मैं इसको इग्नोर करूंगा या फिर हम अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज मत करें, तो क्या फिर भी ये असेंशन होगी? यस। अर्थ तो असेंड करेगी। अर्थ के पास कोई चॉइस नहीं है। अर्थ एक प्लैनेट है और एक प्लैनेट की प्लैनेटरी सोल होती है। जैसे हम ह्यूमन है, हमारी ह्यूमन सोल है। एनिमल्स हैं, उनकी कलेक्टिव सोल होती है। से सारी मछलियों की मिला के एक सोल हो गई, सारे जानवरों की मिला के एक सोल हो सकती है, लेकिन ह्यूमन की इंडिविजुअल सोल है और प्लैनेट की प्लैनेटरी सोल है। प्लैनेट लिविंग बीइंग है। हम अर्थ के ऊपर कितनी वेजिटेबल ग्रो करती है, कितने लोग ग्रो करते हैं, हम उसके बच्चे हैं, हमारी मदर अर्थ है। राइट। तो मदर अर्थ तो असेंड करेगी। हमारी चॉइस है, हम अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर हम करेंगे तो ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा, नहीं तो ट्रांजिशन
डिस्टर्बिंग से होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है, ये कलेक्टिव इवेंट है। और अगर हम इंडिविजुअल रेज नहीं करेंगे तो हम हार्वेस्ट में अर्थ पे रहने लायक नहीं बचेंगे, तो हम कहीं और माइग्रेट हो जाएंगे किसी और प्लेनेट पे, जहाँ पे दुख दर्द और जैसी जो आपने बातें कही वहां पे इसको एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटीज मिलेगी। अर्थ पे इसको एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटी बंद हो जाएगी। और सर एसेंशन में जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर ये एसेंशन सिर्फ ह्यूमन के लिए है नहीं, या अर्थ फिर? अगर यस अगर अर्थ असेंड करेगी तो कंप्लीट अर्थ के असेंड कर जाएगी। इट मीन्स कि जो यहाँ की वेजिटेबल्स हैं, प्लेनेट जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये ऑटोमेटिकली असेंड कर जाएंगे, क्योंकि ये रेजिस्ट नहीं करेंगे। इनको कॉन्शियसनेस अपनी रेज करनी है या नहीं करनी, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह नेचर से जुड़े होते हैं, नेचर के साथ चलते हैं। बट ह्यूमन है को अपना वर्क करना है। तो जो अगर अर्थ असेंड कर जाएगी तो ये प्लैनेट्स हैं जैसे हमें अभी दिखते हैं, यस सर। इस लिमिटेड फ्रीक्वेंसी, हर चीज फ्रीक्वेंसी है। हमारी आईज एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी इसको परसीव कर पाती है, लेकिन डिफरेंट कलर्स की रेंज है, हम लिमिटेड करते हैं। हम सुनने की हमारी डिफरेंट एक से लिमिटेड रेंज है। जब ये कलर की रेंज एक्सपेंड हो जाएगी तो ये पेड़ पौधे ऐसे चमकते हुए दिखेंगे जैसे अवतार मूवी में है। इस काइंड ऑफ विजन, इस विल बी वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सारा ओशन क्लीन हो जाएंगे, पानी क्लीन हो जाएगा, एयर क्लीन हो जाएगी। दैट ऑल विल हैपन। सो इट विल हैपन विद द प्रोसेस ऑफ असेंशन ऑफ द अर्थ। इसी के साथ ही सर मैं वेस्टर्न मीडिया में एक रिसर्चर है, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा, वो बात करते हैं एसेंशन की। और जैसे फोटोन बेल्ट थ्योरी भी वो बात करते हैं कि कैसे ये अर्थ फोटोन बेल्ट से गुजर रहा है, और इस समय जो भक्ति की जाए, मेडिटेशन की जाए, वो कई लेवल, अगर हम द्वापर और त्रेता में देखें तो उसके कंपैरिजन में बहुत फलती बहुत फूलती है। फास्ट है। सर इसी के साथ ही वो बात करते हैं डोरमेंट डीएनए की। हम्म, डोरमेंट डीएनए की सर हम्म, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या डोरमेंट डीएनए क्या है, और कैसे ये इस पे इफेक्ट पड़ रहा है इस एसेंशन के समय yes। में? एक तो अर्थ, जो उन्होंने फोटोन बेल्ट की बात की, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी अर्थ बड़ी स्ट्रांग फोटोन बेल्ट से गुजर रही है, सोलर के उससे। तो हमारे सिंक्रोनाइजेशन की हम उसमें आ गए हैं। एक तो हमारे असेंशन का प्रोसेस बहुत फास्ट है और हम सिंक्रोनाइज हैं। इट मीन्स कि हमारे सारे थॉट मैनिफेस्ट बहुत फास्ट हो रहे हैं। और अमेरिकन जो डिफेंस है, उन्होंने रिसर्च की, वो इस तरह के आर्टिफिशियली भी हम फोटोन बेल्ट को इंक्रीज बना सकते हैं। जब उन्होंने ये बनाई तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत इजी था। सो दे ट्राइड ऑन इट। सो दिस इज वन थिंग अवर फोटोन बेल्ट। सो हमें अपने थॉट्स को थोड़ा सा इस समय ऑब्जर्व करना है। हम जब सिंक्रोनाइज्ड हैं तो हम निगेटिविटी ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग असेंशन के नाम पे इंडिया में बहुत डर फैला रहे हैं, तो अगर हम उनसे रेजोनेट करेंगे तो हम इस प्रोसेस को, बिकॉज वी आर क्रिएटर, वी आर को क्रिएटर एंड वी यस आर सर। इन दिस फोटोन बेल्ट। सो देन सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा तो मैंने कहा साथ में ये भी बोल देता हूँ। और सेकंड आपका क्वेश्चन है कि डोरमेंट डीएनए क्या है। हमारा जो डीएनए है, इसको जो आज की साइंस कहती है कि 90% जंक है, 10% यूजेबल है। तो व्हाट इज, जो उसको वो जंक मानते हैं, वो डोरमेंट है। ये डोरमेंट इसलिए जंक है और इसलिए डोरमेंट है क्योंकि इस डायमेंशन में इसकी जरूरत नहीं है। जो वो नेक्स्ट डायमेंशन के लिए था, हम ईश्वर का प्लान बड़ा परफेक्ट है, उसको असेंशन भी पता है। तो हमारा जब उसकी जरूरत होगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, और वो एक्टिव होना शुरू हो गया है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोगों ने बताया है कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं स्विट्जरलैंड के एक हॉस्पिटल में, उन्होंने किस तरह बताया, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता। हमारा जब 2 स्ट्रैंड है आउट ऑफ 12 एक्टिव, उनमें 4, 5, 6 स्ट्रैंड एक्टिव है। सो आई डोंट नो इट इज अ वेरीफाइबल फैक्ट और नॉट, बट आई हैव रेड समवेयर। और अब ये सोलर फ्लैशेस जो आती हैं, उसमें यस सर। हमारे सेल जो हैं, उसमें सोलर फ्लैशेस आपने ऐसा सुना होगा, तो सेल एक्सपेंड हो जाते हैं थोड़े से जिस दिन सोलर फ्लैश होती है। तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वो प्रोसेस हमारी बॉडी में भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, डीएनए को एक्टिवेट करने का। सर इसी के साथ ही एसेंशन को अगर हम इंडिया जैसे देश में देखें जहाँ पर धर्म के साथ हर चीज को रिलेट किया जाता है, तो एसेंशन को हम समझ रहे हैं युग परिवर्तन के तौर पर। और जैसे कि धर्मों में इसका वर्णन है युग परिवर्तन का कि अंत, हर धर्म में, चाहे वो इस्लाम में हो इमाम मेहदी के तौर पर, और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट हो, कि अब वेस्टर्न मीडिया भी बात करने लगा है कि क्यों ये एंड टाइम्स है, जो साइंस एंड टाइम्स की वो पूरे हो चुके हैं और ये समय है सेकंड कमिंग का। इसी के साथ ही सिखिज्म में भी बात करी गई है कि सेकंड कमिंग ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। तो इन सब को
अगर मैं आपके बेसिस से पूछूं कि एक तरफ से तो ये फ्रीक्वेंसी के लेवल पर कॉन्शियसनेस के लेवल पर चेंज आ रहा है, तो दूसरी तरफ धर्मों में बात करी गई है एक अवतार की, एक सेवियर की, जो ये ट्रांजिशन लाएगा, जो हमें इन दुख दर्द के युग से निकालकर एक गोल्डन एज में लेके जाएगा। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है कि क्या कल के अवतार एक फिजिकल फॉर्म में आएंगे? असल में जो अर्थ पे जो बैटल है, जब से असेंशन स्टार्ट हुआ है या इससे पहले भी, दो अर्थ डुअलिटी पे बेस्ड है। अर्थ का जो लाइफ है डुअलिटी है, इसमें एक्सट्रीम स्पिरिचुअल माइस्टर हैं और एक्सट्रीम डार्क फोर्सेस हैं। क्योंकि ये डुअलिटी बेस्ड है, इसलिए ये इसका नेचर है अर्थ का। जो जो डार्क फोर्सेस को हम कहते हैं, वो असेंशन को जानती है, असेंशन हो रहा है, काफी समय से वो ह्यूमन को मैनिपुलेट करती है इन डिफरेंट फॉर्म्स। फूड में, चाहे वो फूड को खराब करना हो, चाहे हमारे थॉट्स को खराब करना हो, चाहे वो रिलीजन को खराब करना हो। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस टीचिंग्स जो हैं वो समय के साथ पोल्यूटेड हैं, मैनिपुलेटेड हैं, भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्ट करने में उनका योगदान है। टीचिंग कोई भी गलत नहीं थी, टीचिंग वर परफेक्ट, ऑल द टीचिंग्स वर परफेक्ट, लेकिन वो टीचिंग को उन्होंने मैनिपुलेट किया। जब ये टीचिंग मैनिपुलेट की तो हमारी कॉन्शियसनेस, बिकॉज वी आर को क्रिएटर, अगर हमारी कॉन्शियसनेस में ये बीज डाल दिया जाए कि एक सेवियर आएगा, एक अवतार आएगा, वो आपको सेव करेगा, देन व्हाट हैपेंस, यू कीप ऑन वेटिंग फॉर वन पर्सन, वन सेवियर। जैसे एक घोड़ा है या जानवर है, उसके आगे गाजर लटका दो, वो गाजर के पीछे भागता रहेगा, गाजर कभी कैच ही नहीं कर पाएगा। कभी सेवियर नहीं आएगा, कभी असेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये मैनिपुलेशन है। और कॉन्शियसनेस जब रेज करेगी तो बहुत सारी हेल्प आ रही है, आप इसको सेवियर मान सकते हो। हमारी कॉन्शियसनेस जो है, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहो या कृष्ण की कॉन्शियसनेस कहो या काल्की की कॉन्शियसनेस कहो, ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है दुनिया के सारे बड़े रिलीजन में। ये एक थॉट है कि एक सेवियर आएगा, वो उनको बचाएगा। नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस रेज होगी, हम रियलिटी को क्रिएट करेंगे और सरकमस्टांसेस बन रहे हैं। और सेवियर सर का ये आइडिया जल्दी जल्दी ड्रॉप कर देना चाहिए। सर क्या ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो मैनिपुलेशन की गई है वो इस कोइंसिडेंस से हर जगह सिमिलर कैसे, आइडेंटिकल कैसे है? कि चाहे हम डिस्क्रिप्शन देखें कल की अवतार की, या इमाम मेहदी की, या मसीह की, कि वो एक वाइट हॉर्स पर सवार हैं, उनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, तो ये क्या मैनिपुलेशन हर धर्म में सेम ही कैसे की गई है? यस, धर्म को उन्होंने दो तरह से मैनिपुलेट किया। एक तो लड़ाने के लिए, उसमें टीचिंग आर टुगेदर डिफरेंट कर दी, क्योंकि सेपरेशन डार्क फोर्स का एजेंडा है। अगर सेपरेटेड रहेगी ह्यूमैनिटी तो वो कलेक्टिवली अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिएट नहीं कर पाएगी, बटी रहेगी। और कुछ बातें ऐसी डाल दी कि सबको लगे हाँ हमारे यहाँ भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, तो गलत थोड़ी होगा। उन्होंने बहुत 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 क्लेवर है। और शायद आपको आश्चर्य होगा, मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, जो डार्क फोर्स है और जो स्पिरिचुअल है, दोनों कॉन्शियसली इवॉल्व है, दोनों की कॉन्शियस बहुत रेज है। हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअल आदमी है तो वो दया है, सिर्फ वही कॉन्शियसली इवॉल्व हो सकता है। नहीं, जिसने ब्रह्मांड के रहस्य जान लिए वो कॉन्शियस है। वो उसको मिस यूज करे या यूज करे, ये एक अलग बात है। तो जो जितने डार्क फोर्स हैं, इनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई, ये कॉन्शियसनेस से देख लेते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, स्पेस शिफ्टिंग कर सकते हैं। रावण सीता माता के पास आया तो साधु बन के आ गया, मरीचि रात वो हिरण बन गया। इट इज ऑल पॉसिबल। These reptilian beings, they could do space shifting. सर आप बता रहे हैं टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन सब सब कुछ पॉसिबल है? Yes, yes. सर आज के समय में क्या ऐसे लोग हैं जो ये चीजें कर पाते हो? कई रिसर्चेस हुई हैं, उन्होंने डिफरेंट जगह पे रशिया में मैसेज भेजे और उन्होंने उनको ग्रेस्प किया और एग्जैक्टली डिकोड करा। और डेल्फिन पे उन्होंने कि डेल्फिन के बच्चे को वो समुद्र के दूसरे हिस्से पे ले गए और वहां पे उसको थोड़ा सा टॉर्चर किया और डेल्फिन वहां पे सफर करना शुरू कर दिया। दे आर, जो जानवर हैं बहुत टेलीपैथी कनेक्टेड होते हैं, और ह्यूमन अगर हम उनसे इन्वॉल्व हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते टेलीपैथी। यस, टेलीपैथी पॉसिबल है, हम अभी यूज नहीं करते, लेकिन आने वाले समय में करेंगे। आने वाले समय में कम्युनिकेशन टेलीपैथिक होगा, झूठ खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही सर एक बहुत कॉमन डाउट है कि रिसर्च करते हैं जब लोग, तो उन्हें ये एक चीज सामने आती है कि जो एलीट क्लास है, कुछ ऐसे जो लोग हैं, वो काफी समय से एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। एजेंडा 21 था, फिर अब 30 हो गया, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो,
और साथ में कुछ ऐसे लोग सामने निकल कर आए, चाहे मैं उस फोर्सेस का नाम नहीं लूंगा, जैसे कई ऐसी रेस्ट्रिक्टेड जगहें हैं उधर से एरिना से, तो इधर से निकल कर आए, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस समय इस इन गवर्नमेंट के इन लोगों के पास है जिससे ये फेक एलियन इन्वेजन कराना चाहते हैं। इनके पास 3D होलोग्राम बनाने की पावर है, जो इन्होंने पहले भी काफी समय में बना चुके हैं, जिसके अनुसार ये केओस की स्थिति बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, जिससे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो। तो सर क्या ये आ, आज के समय में पॉसिबल है, और इसके पीछे इनका हिडन एजेंडा क्या है? ये हिडन एजेंडा काफी समय से, इसके बारे में एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, आप यंग हो, मैं रिकमेंड करूंगा, आपको शेयर कर दूंगा, जो लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ह्यूमन 2.0 अभी है। जो आप पे मिजरी है, ये मिजरी मैनिपुलेटेड है। इंडिया में 9 लोग 50% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, ये तो फैक्ट है, वेरीफाइबल यस फैक्ट है, आप देख सकते हो। अगर 9 लोग 50% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं तो नेचुरली बाकी लोग गरीब होंगे, यस सर। बिकॉज इज इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इट्स द वर्ल्ड वाइड द सेम सिचुएशन। 1% लोग 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, 1% पीपल कंट्रोल 95% ऑफ वेल्थ। सो मिजरी जब इस तरह की बनी हुई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। निकोलस टेस्ला ने 100 ईयर्स एगो फ्री एनर्जी बना दी थी। यस सर। फ्री एनर्जी को अगर हम आज यूज करते तो पोल्यूशन ना होता। तो यस ये सर। मैनिपुलेट करते हैं। अब डीपॉपुलेशन इनका एजेंडा है। इनके एजेंडा का 2 हिस्से हैं, डीपॉपुलेशन और कंप्लीट ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना। 2002 में यूएस की गवर्नमेंट ने हवाई में एक मीटिंग की और ये एजेंडा पे बात की, क्या ह्यूमैनिटी को ब्रेन के अपर ब्रेन की कोई लेयर है उससे कंट्रोल किया जा सकता है, नेटवर्क। अगर हम पूरी ह्यूमैनिटी को नेटवर्क बना दें, उस पर एक थॉट डालें और सब उस थॉट को ओबे करें। They said, okay, we will try. In 2035 was deadline. They met again on 2018 and they said, now we are ready. We have this technology. Immediately एक वायरस आता है, उस वायरस के बाद लॉकडाउन होते हैं। एक mRNA बेस्ड वैक्सीन की, जिसमें उससे पहले कभी अलाउड नहीं था, क्योंकि उसके रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। 5G नेटवर्क, 6G नेटवर्क की बातें शुरू हो जाती हैं। ये सब इसी एजेंडा का पार्ट है। अब जो कंट्रोल पहले भी था, इलीट्स ने हमेशा कंट्रोल किया है, चाहे वो यूके से इंडिया तक कॉलोनी बनाते हुए आ जाए, तब वो फेल हो गए। अब जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो टेक्नोलॉजी के बेस है, टेक फर्मों के साथ है, और ये यही सेम एजेंडा है, वन वर्ल्ड। पूरी दुनिया के ह्यूमन बींग को कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये सारे भविष्य के इवेंट वन वर्ल्ड होंगे। जैसे एक बीमारी, फ्लू लाइक बीमारी को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बना दिया। अफगानिस्तान में नहीं हुई, इंडिया का पड़ोसी है, गवर्नमेंट ने उनको इंप्लीमेंट नहीं किया। वहां पे क्यों नहीं हुई? क्योंकि फ्रॉड है ये, लोगों को डराना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल जो इतने डेंजरस थे, सेकेंड वेव में जो हॉस्पिटलाइज हुए वो वापस नहीं आए, जो घर में थे वो बच गए। और यस सर। मेजर कर सकते हैं, जो ईएमएफ को मेजर किया जा सकता है, वेव्स को, जब भी इन्हें वेव बढ़ानी होती है ये टॉवर्स के थ्रू वेव इंक्रीज कर सकते हैं। और अब हमारी बॉडी में, जिनकी बॉडी में जो पार्टिकल नैनाइट्स घूम रहे हैं, दे आर वेरी एट रिस्क। सो इसी वन वर्ल्ड एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए भविष्य के जो इवेंट वन, पूरा वर्ल्ड खतरे में है, ह्यूमन डर के सरेंडर करता है। नहीं तो उसका लॉजिकल माइंड कहेगा कि ये फ्लू नहीं है, ये फ्लू यस है, सर। हम हर साल होता है, हम इससे हमारी इम्यूनिटी से लड़ सकती है। जब यस डर जाती है तो वो सरेंडर करती है। तो अब बड़े डर फैलाने के लिए कि अर्थ के सारे लोग को बहुत बड़ा रिस्क है, एक एलियन आके हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, सारी दुनिया की गवर्नमेंट एक साथ हो जाए। फेक एलियन इन्वेजन इनका प्लान है, और इनके पास टेक्नोलॉजी है, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत समय से है। और क्यों? कुछ लोगों ने सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में काम किया है। सो सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम बहुत क्लियरली बताता है कैसी टेक्नोलॉजी है। सारी डिस्ट्रक्टिव अर्थ, जैसे अर्थ पे ड्युअलिटी है, ऐसे अर्थ के बाहर जो ईटीज हैं कॉन्शियसली इवॉल्व है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे या खराब, तो वहां पे दोनों टेक्नोलॉजी है, फिफ्थ डायमेंशन नेगेटिव, फिफ्थ डायमेंशन पॉजिटिव। तो उन्होंने कई बार ऑफर की है अर्थ के लोगों को पॉजिटिव टेक्नोलॉजी, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोल करना चाहते हैं। बेनेवोलेंट टेक्नोलॉजी हो अर्थ पे, ऐसा माना जाता है कि आफ्टर असेंशन विद इन 2 वीक्स पूरे ओशियन और सारी नदियां क्लीन हो जाएंगी। दिस टेक्नोलॉजीज आर देयर। तो सर थ्री इसी से हाँ जी सर, इसी से रिलेट कर कर लोग बात करते हैं गैलेक्टिक फेडरेशन की, कि
हमारे अर्थ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सिग्नल्स आ रहे हैं, और ऐसे एलीट क्लास लोग ये अवेयर हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो लाइफ है वो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव एक सोच के साथ ही कांटेक्ट करे। कुछ ऐसी भी हैं जो हमारे भले के लिए काम करना चाहती हैं। तो सर, लोग गैलेक्टिक फेडरेशन को, कुछ लोग इसे सिर्फ एक मजाक या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं। आपका टेक क्या है इस पर? असल में ह्यूमन ने अभी तक ईटी से कांटेक्ट में नहीं है। ह्यूमन अर्थ जो है क्वारंटीन है। अर्थ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब रेप्टिलियंस आ गए तो और ज्यादा खराब ना हो, इसको अर्थ को क्वारंटीन है। अर्थ के बाहर और अर्थ के अंदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं ट्रेवल करते। नॉर्मल सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम या अदर जो बहुत सीक्रेट एक्टिविटीज हैं वो ट्रेवल करती हैं। इस अगर हम अर्थ पे ध्यान से देखें, पानी के अंदर देखो कितनी लाइफ फॉर्म है, जमीन को खोदो कितने माइक्रोबियोटिक और कितने कीड़े मकोड़े केचुए हैं, हवा में देखो तो सब कुछ है, धरती के ऊपर सब कुछ है। इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में क्यों लाइफ फॉर्म नहीं होगी? लॉजिकल फॉर्म है। हम उनके कांटेक्ट में नहीं है लेकिन लाइफ फॉर्म है। और जो हमारा सोलर सिस्टम तो बहुत छोटा है, हमारी गैलेक्सीज में कई स्टार सिस्टम है। प्लेडियन में माना जाता है कि लाइफ है, 440 लाइट ईयर दूर प्लेडियन है, और वो डायरेक्टली हमारे असेंशन से इन्वॉल्व है। ऐसे कई जो प्लेनेटरी सिस्टम पे जो लाइफ है उनकी एक फेडरेशन है, गैलेक्टिक फेडरेशन इसको माना जाता है। सेम, लेकिन बहुत सारे लोग जो चैनलिंग करते हैं वो कहते हैं हमें गैलेक्टिक फेडरेशन से मैसेज मिला है। दे many of them are not really in contact with galactic federation. गैलेक्टिक फेडरेशन ह्यूमन विल में इंटरफियर नहीं करती। हमें एक फ्री विल है, फ्री विल डिवाइन लॉ है। इस डिवाइन लॉ में वो तभी इंटरवीन करेंगे जब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और उनसे हम रिक्वेस्ट ना करें इसलिए ये बात छुपा के रखी जाती है कोई गैलेक्टिक फेडरेशन है, और इसीलिए हमें कल्कि का वेट कराया जाता है। नहीं तो हम उनसे उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तब वो इंटरवीन करेंगे। और ये हमें अर्थ पे लगता है कि ये एक अर्थ का इवेंट है, अर्थ असेंड कर रही है। बेसिकली इट्स ए कॉस्मिक इवेंट, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। हम फिलामेंट से पूरा ब्रह्मांड एक है, ये तो हमारे हर शास्त्रों की टीचिंग है। तो हम अर्थ पे जो कुछ हो रहा है उससे वो भी प्रभावित होते हैं। जब हम अर्थ पे एक्सप्लोशन करते हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं, तो फिलामेंट डिस्ट्रॉय होता है। तो वो इसको वॉच कर रहे हैं, वो बदलना चाहते हैं। हमारे असेंशन में वो कुछ हिस्से हैं, और ऐसा माना जाता है कि असेंशन के लास्ट फेज में वो अपीयर होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये असेंशन हो जाएगा तब हम अपनी गैलेक्टिक फैमिली से या हम कॉस्मिक जो हमारे ईटीज हैं उनके हम कांटेक्ट में आ जाएंगे। क्वारंटीन टूट जाएगी तो अल्टीमेटली तो हम उनके कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे। जैसे मैटर ऑफ टाइम ओनली। ये सर जैसे आपने क्लियर करा, ये धर्मों में यही वर्णित है, जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे। एग्जैक्टली। जो बाहर है वो सब कुछ हमारे अंदर है, और यही कॉन्शियसनेस को रेज कर कर हम वो सबको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि सर हम सब आपने जो है बात, फ्रैक्टल बीइंग है। जैसे मेरे बॉडी में खरबों सेल हैं, उनसे मिलके मैं बना हूं। पृथ्वी पे जो हम खरबों हैं, इससे मिलके अर्थ की कॉन्शियसनेस है हमारी। yes, जो इसके बाद सोल है, हमारे सोलर सिस्टम की हमारी गैलेक्टिक सोल है, गैलेक्टिक कॉन्शियसनेस है। सेम वे। सर आपने एक्सप्लेन करा कैसे एलीट क्लास लोग काम कर रहे हैं इन हिडन एजेंडास पर। तो सर, अब हम जैसे इस फेक वायरस की भी बात करें, तो एलीट क्लास ने सोचा, कुछ इसे सीक्रेट सोसाइटीज ने सोचा कि इस ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए ह्यूमैनिटी पर, ताकि एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए। तो सर, जो ये इतने ग्रेड मतलब डॉक्टरेट की डिग्रीज लेके, या फिर जो राजा हैं अलग अलग देशों के, जो एक तरह से अगर हम देखें तो सिर्फ कठपुतलियां हैं उन एलीट क्लास की, तो क्या इन्होंने, इनमें से किसी ने भी चाहा नहीं कि हम क्वेश्चन करें? या फिर जैसे एक नॉर्थ कोरिया कंट्री है, तो वो तो पूरा क्वारंटीन है, तो उस जैसी कंट्री में क्या इन लीडर्स के दिमाग में ये नहीं आया कि ये कैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर एक नकली चीज है जिसको एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाया जा रहा है, या फिर वो भी इसका पार्ट है? अभी तक जो डेमोक्रेसी है ये इल्यूजन है। उनका ही फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल है। कोई भी हम सिर्फ हमें बातें करके लड़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि वो देशों में लड़ाई हो रही है। अब मान लो रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई, बाहर चल रही है, ये एक स्क्रिप्टेड इवेंट है। दोनों उनके पार्ट है। दोनों से कहा गया है कि लड़ाई करो ताकि हम पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन करेंगे और इनको ग्रेट रीसेट इंप्लीमेंट करेंगे। सो बोथ आर, ऑल आर पार्ट ऑफ इट।
और कुछ देशों में अफ्रीका के 3 प्रेसिडेंट ने इसको रिफ्यूज किया। तीनों या तो डिस्प्लेस कर दिए गए या उनकी डेथ हो गई, मर्डर हो गया। जब और ये इस पायदान पे जो होते हैं, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इन्हें इतना डार्क एजेंडा पता है कि नहीं, हमारी गवर्नमेंट को इतना डार्क एजेंडा पता है कि नहीं। शायद ये इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें कंप्लीट एजेंडा शायद ना पता हो। ये पायदान पे थोड़े ऊंचे हैं, हमारे देश के राजा हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पायदान पे बहुत ऊंचे नहीं है, इसलिए इन्हें कंप्लीट एजेंडा पता है। इतना नीच प्लान है ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इन्हें ये पता है कि क्या करना है। ये इंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं, आपको ये करना है, और इनके पास चॉइस नहीं है। ये तो उन्हीं सर को आप बताते हैं। आपने सर ये क्लियर करा कि कैसे ये चीजें चल रही हैं। सर इसी के साथ आपने डार्क फोर्सेस के बारे में बात करी। हम्म, तो एक इंटरव्यू, मैं उनका नाम नहीं जान, रोजर नाम है शायद उनका। तो वो एक सिविल सर्वेंट थे, एक सिविल सर्वेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो उनको, उनका डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है और उसके उनके बीबीसी के काफी इंटरव्यूज भी हैं कि उनको ऑफर किया गया उनके हेड के द्वारा कि आओ मैं तुम्हें एक सीक्रेट सोसाइटी की पार्टी में लेके जाता हूँ, फ्री मेसनरी की पार्टी में, जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे नेक्रोमेंसी की जा रही है। क्या कहते हैं? नेक्रोमेंसी नेक्रोमेंसी क्या होता है? सर, रेजिंग डेड। ओके ओके। उन्होंने चाहा, उनके हेड ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें आओ इस सीक्रेट सोसाइटी की पार्टी में लेके जाता हूँ, जहां पर उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपने डेड पेरेंट्स हैं उनसे बात कर सकूं। तो विद इन सेकेंड्स बैक स्टेज से उनके डेड पेरेंट्स सामने आए, जिससे उन्होंने बातें की। ये बीबीसी की इंटरव्यू चल रही थी, उन्होंने बुक लिखी, उसके बारे में सारा ये एक्सप्लेन करा। तो उनका मोटिव ये था कि कैसे जो लूसीफर या फिर जो डार्क फोर्सेस हैं, इल्यूमिनाटी कहें, फ्री मेसनरी कहें, वो इस समय पर भी एक्टिव हैं और वो कंट्रोल कर रही हैं एक तरह से एलिट्स के दिमाग को, और जिसके कारण ये नेक्रोमेंसी चीजें, ऐसी चीजें भी पॉसिबल है इस दुनिया में। तो सर जो ये एसेंशन है, क्या एसेंशन इफेक्ट होता है इन एलीट से या फिर इन सीक्रेट सोसाइटी जैसे इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी से, या फिर ये काम कर रहा है सिर्फ एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग कि नहीं, हम कहते हैं वायरस था वो इनका पार्ट था, और जो नेचुरल कैलमिटीज हैं ये डिवाइन प्लान का पार्ट है। तो डोमिनेट कौन कर रहा है इनमें से इस एसेंशन? बेसिकली इससे पहले अर्थ पे जब से असेंशन स्टार्ट हुआ, ये 36 ईयर की साइकिल थी, जिसका मिड पॉइंट था 2012। उससे 18 ईयर पहले 1994 से लेकर 2030 तक का जो टाइम फ्रेम है, इसके अंदर ये इवेंट स्टार्ट हुए। तो दोनों, इससे पहले डार्क डोमिनेट करती थी। जब तक डार्क डोमिनेट करती थी ये असेंशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन डिवाइन प्लान था, टाइम आ गया, सोलर सिस्टम में हम वहां से गुजरने लगे, अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और इन सम वे ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हमने कलेक्टिव एक लेवल अचीव किया, क्रिटिकल लेवल। अगर वो क्रिटिकल लेवल हम नहीं अचीव कर पाते तो कॉन्शियसनेस डार्क के फेवर में रहती। अब हमने एक क्रिटिकल लेवल अचीव कर लिया तो हम वन स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट फेज में आते जा रहे हैं। दोनों अपनी पावर पूरी तरह यूज कर रही हैं, डिवाइन और डार्क। डार्क स्टॉप करना चाहती है, हम महाभारत 2.0 में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है, डार्क भी पूरी ताकत यूज कर रही है और ये भी डिवाइन भी यूज कर रही है। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हम को क्रिएटर है, हम भी, हम हमारी फ्रीक्वेंसी से, दिस इज 5 डायमेंशन, ये थर्ड है, इसके बीच की जर्नी है। जब हम डर जाते हैं, जर्नी लंबी हो जाती है, बीच का रास्ता लंबा हो जाता है, इसलिए वो डराते हैं। चाइना ताइवान की जो वार है, इट इज ऑन द कार्ड। न्यूक्लियर यूजिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज इन देयर पार्ट ऑफ देयर प्लान to bring people into the fear. So दोनों तरफ से है। सर आप कह रहे हैं कि यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स ये भी उनके पार्ट ऑफ प्लान है। तो क्या इन नियर फ्यूचर हम देख सकते हैं कि ऐसी चीजें भी इस धरती पर होंगी? हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हमारा ये काम है। डिवाइन से बहुत क्लियर एश्योरेंस है कि दे विल स्टॉप, अगर कलेक्टिवली हम थोड़ा सा और रेस कर जाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और आप देखो पिछले 100 ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इंडिया पाकिस्तान, दिस सेंचुरी के हम 22 ईयर्स में गुजर चुके हैं। कॉन्शियसनेस रेस कर रही है, इस तरह की सिचुएशन कम होंगी, आने वाले समय में बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ये डिवाइन इनके प्लान में ऐसा गैलेक्टिक फेडरेशन, जिससे मैंने पहले कहा था, वो बताती है कि ये इनके प्लान का हिस्सा है।
तो सर जैसे आपने बताया कि कैसे डार्क फोर्सेस काम कर रही हैं इस एसेंशन के टाइम पर, और काफी पहले से के समय से इस ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस को निचले स्तर पर ले जाने के लिए। तो सर हम बात करते हैं कि कुछ वैदिक एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, वैदिक समय से ये माना जाता है कि दिव्य आत्माएं भी युग परिवर्तन के समय पर इस धरती पर आती हैं, जिन्हें क्रिस्टलाइज सोल कहा जा रहा है इस समय पर, या फिर स्टार सीड्स कहा जा रहा है। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्टार सीड्स कौन होते हैं और कैसे वो अपने मिशन को या अपने आप को जान सकते हैं। जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, तो अर्थ पे जो लाइफ है, हम लोग इनको प्लेनेटरी लाइफ है, ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन की फॉर्म में अगर हम किसी स्टार सिस्टम पे होते हैं, जैसे प्लेडियन स्टार सिस्टम है, वो प्लेनेट नहीं है, स्टार सिस्टम है, तो उस स्टार सिस्टम के लोगों को स्टार सीड बोला जाता है। वो डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, और हम हर लेवल पे कुछ नया सीखते हैं। अर्थ पे जो फ्री विल है, ये बहुत डिवाइन लॉ है। इस डिवाइन लॉ पे गॉड भी इसमें इंटरफियर नहीं करता, क्योंकि ये हमारे इवोल्यूशन का एक लॉ है अर्थ के लिए। तो उन्होंने देखा कि एलिट्स उनको कंट्रोल करते जा रहे हैं और इनको पता नहीं लगेगा, तो यस सर। कैसे इसको इवॉल्व करें। तो एक प्लान ये बना कि अगर स्टार सीड्स यहाँ पे आए और यहाँ पे रह के लोगों को बताएं, तो लोग जाग जाएंगे। लेकिन अर्थ जो है बहुत सॉलिड है, बहुत डेंस है। इसकी डेंसिटी में आने के लिए उन्हें कंप्लीट फॉरगेटफुल होना पड़ता है, अपने कंप्लीट स्टेटस को, अपनी कॉन्शियसनेस को। देखिए, अवतार आपने पहले पूछा था, अवतार वो होता है जो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ डिसेंड करता है अर्थ पे। ऐसे बहुत रेयर होते हैं भगवान कृष्ण या भगवान बुद्ध, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी का रूल ऐसा है कि आपको भूल के आना पड़ता है। इसीलिए कभी कोई एक युग में एक अवतार हो पाता है, सारे अवतार नहीं हो पाते। तो जो बाकी स्टार सीड्स हैं, वो कंप्लीट भूल के अपनी फैमिली को वहां छोड़ के अर्थ पे आए, और इस मिशन के साथ आए, काफी सारे आए, कि हम यहाँ पे जब अर्थ का ये बेल्ट से गुजरेगी तो हमें याद आ जाएगा। एक ये एक उम्मीद है, याद आएगा कि नहीं गारंटी नहीं थी, लेकिन एक रिस्क लेके एक मिशन के लिए यहाँ पे उतरे, और ये फर्स्ट लेवल की अवेकनिंग में ये जाग रहे हैं। जब ये जागते हैं तो इन्हें रेजोनेट होता है, असेंशन इनके लिए डाउट नहीं होता। सो जो आपका क्वेश्चन है कि उन्हें कैसे पता लगे कि वो स्टार सीड्स हैं कि नहीं है, जैसे आप ये काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपकी एज के बच्चे तो बहुत सारे और दूसरे काम कर रहे हैं, क्यों मन में आता है कि हम कुछ करें? ये एक साइन है। और जो इंटरनेट पे साइन मिलते हैं कि उन्हें ये कलर दिखता है या ये होता है, ये सब पे मैं बिलीव नहीं करता। उनके काम बताते हैं कि वो याद हो रहा है कि नहीं आ रहा। सर इसी के साथ आपने जो डाउट्स थे बेसिकली वो बहुत क्लियर करे। और सर एक मेरा अब ये डाउट है कि लोग डराना चाह रहे हैं इस ह्यूमैनिटी को, युग परिवर्तन के नाम पर, कल की अवतार के नाम पर। कोई भी अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो होगा महातांडव, होगा महाविनाश, तो ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन नियर फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस डिवाइन प्लान से आगे आने वाले फ्यूचर्स में क्या ये इंक्रीजिंग नेचुरल कैलामिटीज ऐसी बढ़ती जाएंगी, और वायरसेस आएंगे और वॉर्स होंगी। तो हम कैसे जान सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। आने वाला फ्यूचर मेरी कॉन्शियसनेस में बहुत ब्राइट है। जो डिवाइन के लोग जो कांटेक्ट में हैं, बहुत तेजी से अवेकनिंग हो रही है। और अगर ये शब्द आपने सुना हो, पता नहीं आप जानते हैं, टाइम लाइन। टाइम लाइन एक पॉसिबिलिटी है। हम यहां से लेकर असेंशन तक डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। उन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में हम कौन सी पॉसिबिलिटीज चुनेंगे, ये टाइम लाइन है। तो हर बार एक टाइम लाइन ऑप्टिमाइज कर दी जाती है। जो लोग कैपेबल हैं इस टाइम लाइन को ऑप्टिमाइज करने में, कुछ स्टार सीड्स अवेक हो चुके हैं, उनके पास ये उनके पास ये प्रतिभा है, कॉम्पिटेंट हैं वो इस टाइम लाइन को चूज करने के लिए। सी टाइम लाइन ऐसे है कि मान लो एक जंक्शन है, दो ट्रेन आती हैं, उस जंक्शन पे वो उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, सो पॉजिटिव या नेगेटिव। हर ऐसे जंक्शन पे जब भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, वो टाइम लाइन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मेरी कॉन्शियसनेस में डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भी तांडव तांडव शब्द को यूज करते हैं और इससे भी बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है फोटोन बेल्ट में गुजरने वाले। अगर आप अपने आप को जागरूक मानते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है को क्रिएटर का रोल करो, डर फैलाना बंद करो।
और जो लोग भविष्य मल्लिका की किताब फेमस है, उड़ीसा में संत हुए थे, उन्होंने भी युग परिवर्तन के बारे में, मुझे पता नहीं 400-500 साल पहले बताया, वो भविष्यवाणियां टाइम टू टाइम सही हुई। उसमें भी नेगेटिव भविष्यवाणियां, जो लोग उससे रेजोनेट करते हैं वो भी। आप एक सर्वे करके देखो, 20 लोगों से, सिर्फ 20 लोगों से बोलो कि प्रलय आएगी, कलयुग, अंत युग परिवर्तन हो रहा है और प्रलय आएगी, और 20 लोगों से बोलो कि युग परिवर्तन हो रहा है, बहुत स्मूथ, हम नए नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट कर जाएंगे। देखो कि कहाँ पे वो रेजोनेट करते हैं। ह्यूमन के अंदर, जो मैंने पहले कहा था कि धर्म भ्रष्ट है और मैनिपुलेटेड है, ये मैनिपुलेटेड फॉर्म है। ट्रांजिट जरूरी नहीं है कि ट्रांजिट बहुत कठिनाई से हो। तो जो कई अच्छे ग्रुप हैं वो स्मूथ ट्रांजिट चाहते हैं, सब ये चाहते हैं स्मूथ ट्रांजिट हो, लेकिन जो डरी हुई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, वो ऑटोमेटिकली उस तरफ रेजोनेट कर जाती है। तो ये हमारा काम है कि हम स्प्रेड करें, और फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड स्मूथ, इट इज पॉसिबल। और ये सर एक जेनजी बेस्ड चैनल है जिसपे आपने सब कुछ क्लियर करा, चाहे स्टार सीड्स की बात हो, चाहे युग परिवर्तन की बात हो, चाहे ये साइकिल की बात हो जो 26,000 साल की है। तो मैं लास्ट आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका मैसेज क्या होगा इस जेनजी कम्युनिटी को, आज के समय के बच्चों को, कि वो अपना ध्यान इन नेगेटिव चीजों से, स्ट्रेस, एंजाइटी या और पोर्नोग्राफी जैसी चीजों से हटाकर इस एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीकर एसेंशन की ओर ध्यान दें, और क्या चीजें कर कर वो एक अपना योगदान दे सकते हैं इस एसेंशन में, और एक एथिकल पाथ जीकर इस सतयुग या 5D 5 डायमेंशन में जा सके। तो आपकी क्या राय होगी? ये तो ऐसा है कि इस पे जितना मर्जी बोला जाए कम है। पोर्नोग्राफी आपने शब्द यूज किया था, तो इस पे भी थोड़ा सा, जो इनका एजेंडा है ट्रांस ह्यूमन बनाने का। ट्रांस ह्यूमन तब बनता है जब उसकी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है और वो मशीन रोबोटिक हो जाता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अर्थ में जो डुअलिटी है, इसमें मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। जब ये दोनों कंबाइंड होती हैं तो डिविनिटी क्रिएट होती है। इनको सेपरेट करने के लिए पोर्नोग्राफी चलाई हुई है। मैं वेस्टर्न कंट्री में इस हद तक वर्चुअल वर्ल्ड में लोग पोर्नोग्राफी को यूज करते हैं, उनकी वर्चुअल फैमिली है, वर्चुअल फ्रेंड हैं, और अपनी वाइफ से सेपरेट रहते हैं। बहुत बहुत डीप एजेंडा है इसके पीछे। तो पोर्नोग्राफी को समझें, और जो मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जब ये आती है, फेमिनिन एनर्जी इंस्पायरेशन है, मास्कुलिन को इंस्पायर करती है, तब दोनों रेस करते हैं, वर्टिकल रेस करते हैं। तो ये तो पोर्नोग्राफी के बारे में। और जो आपने बच्चों को शब्द यूज किया वो मुझे थोड़ा सा छू गया। जो बच्चे हैं ये नई एनर्जी के साथ आए हैं, इनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ओल्ड लोग हैं, एक जनरेशन लगभग जी चुके, उनके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो किसी भी ट्रेडिशन में, इस्लाम है तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट हैं, सिख है यस तो सिख के कॉन्सेप्ट हैं, हिंदू है तो हिंदू कॉन्सेप्ट हैं। अब टाइम आ गया है हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ड्रॉप करें, मैनिपुलेशन को समझें, वननेस की ओर जाए। जो ये सेपरेशन हमें दिया गया है धर्म के नाम पे, अगर हम आज यूनाइट हो जाएं तो ये एजेंडा बंद हो जाएगा, गरीबी बंद हो जाएगी। अगर हम यूनाइट होके कहें कि कहाँ पे है ये प्रॉब्लम, और अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो डिवाइड एंड कॉन्कर ये इनका है, इसी के थ्रू करते हैं। चाहे धर्म के नाम पे ये डिवाइड कर पाए, चाहे किसी और कास्ट सिस्टम के हिसाब से करते रहे। तो हम सब अगर करेंगे, हम को क्रिएटर हैं, तो हम बहुत स्मूथ ट्रांजिट कर पाएंगे, और हम एक ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे फॉर एवर आफ्टर दैट, जो हमारी बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन है। अर्थ पे मिजरी खत्म हो जाएगी, प्योर वाटर, प्योर हवा, और बहुत कुछ। हम अपनी गैलेक्टिक में इनफाइनाइट, जो हम कहते हैं ब्रह्मांड अनंत है, उसमें ट्रेवल करेंगे। देर इज नो लिमिट। सो अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। यस सर। ये हमारी चॉइस है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो थोड़ी सी रिसर्च करें, सोचें कॉन्सेप्ट है कि नहीं। इतने सारे लोग कहते, बहुत अपने अपने जब आप कहते हैं कि नहीं, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा। शायद यस तुमने सर। ना पढ़ा हो, कौन सा तुमने सारे पढ़े हैं? कहीं लिखा हो, किसी और फॉर्म में लिखा हो, कोडेड फॉर्म में लिखा हो। और अगर नहीं भी लिखा तो भी 1400 साल पहले तुम्हारा जो अगर धर्म था, या 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट था, उस समय शायद ना जरूरत हो, उस समय की कॉन्शियसनेस ना रेडी हो, है ना। अपने आप को ओपन रखें, नई चेंजेस को फील करें, रेजोनेट करें, नई रियलिटी क्रिएट करें और इसको एक्सपीरियंस करें।
व्हाट कुड बी बेटर देन दैट? इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो थैंक यू सर, आपने सभी डाउट्स जो थे कम्युनिटी के बीच में, जेंजी के बीच में, उन सबको क्लियर करा, असेंशन से लेकर स्टारशीट से लेकर कल की अवतार तक। हमें ये जानने की जरूरत है कि हम खुद की कॉन्शियसनेस पे ध्यान दें, हम खुद एक एथिकल पाथ को जीकर अपनी लाइफ को जिए। हम इस पर ध्यान ना दें कि किस ग्रंथ में या फिर कल के अवतार फिजिकल फॉर्म में होंगे तो वो कैसे विनाश करेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, क्या उनके बच्चों का नाम होगा। इससे अच्छा हम खुद पर काम करके अपने इनर वर्ल्ड को सुधार कर एक पीस हार्मनी को, एक कॉन्शियसनेस को रेज कर कर अपने को फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लायक बनाए। तो आपने इन सब चीजों के बारे में क्लैरिटी दी सर। और सर मैंने ये सुना था कि जितना इंसान के पास ज्यादा ज्ञान होता है वो उतना ज्यादा पोलाइट और उतना डाउन टू अर्थ होता है। सर आज मैंने आपको देखा, आपने पहले भी जैसे मुझे मैसेज करे व्हाट्सएप पर और आज आपने जैसे ट्वीट करा, तो हर गुरु अगर आप जैसा हो तो शायद हम जैसे बच्चे भी ज्यादा सीखें। नहीं, तो एक बात और कहना चाहता हूँ, फिफ्थ डायमेंशन में गुरु नहीं है। जो गुरु सिस्टम भी मैनिपुलेटेड फॉर्म है, इन द सेंस, ठीक है, गुरु गीता है हमारे देश में, यस। और कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगा पाए। यस सर। लेकिन वो जो गुरु है, इनर गुरु की बात है, फिजिकल गुरु की बात नहीं है, गुरु तत्व की बात है। फिफ्थ डायमेंशन में हायरार्की कोई भी नहीं है, गुरु शिष्य की भी नहीं है। तो आपने गुरु शब्द कहा तो मुझे लगा कि बोलो, इंफॉर्मेशन इक्वल लेवल पे शेयर की जाएगी, ये नए वक्त की डिमांड है। और मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हुआ गुरु तत्व से, इंडिया में स्पेशली, और जगह तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं होती थी, किसी भी गुरु ने इसके बारे में नहीं बोला। क्या वो, ये धरती पे जो इवेंट हो रहा है, ये इतना बड़ा इवेंट है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि फील ना कर सके अगर वो उसमें गुरु तत्व है तो। और अगर फील करके भी नहीं बोले तो क्या फायदा? और बहुत सारे जो ठग गुरु या डबल श्री हैं, वो तो इस डार्क एजेंडा का पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी के जो जो डार्क एजेंडा के तीन पिलर हैं, उसमें एक पिलर स्पिरिचुअल भी है, फेक है स्पिरिचुअल, आई मीन। ये उनके एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि लोग विश्वास करते हैं उनके ऊपर। तो गुरु, नेक्स्ट डायमेंशन के गुरु इक्वल लेवल पे जश्न जी के हम बांटेंगे। दैट इज द बस डिमांड। सर, हम तो सीखने के लिए बैठे हैं आपसे हम ये चीज। सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। आप जो स्प्रेड कर रहे हो, यही तो ज्ञान बढ़ रहा है आपके थ्रू। यस। यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, यस सर। और यही अप्रिशिएबल है। और मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगता है यंग लोगों से स्पेशली बात करके। इसके साथ सर मेरा एक पर्सनली डाउट है कि क्या ऐसा एसेंशियल से इसी हम रिलेट कर सकते हैं कॉन्शियसनेस को रेज कर कर कि आज के समय में हम कुछ भी जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट, एक दिन भी नहीं लगता वो तभी मैनिफेस्ट हो जाता है। यस यस, ये क्या हर इंसान के साथ हो रहा है इस दुनिया में? ये हर एक के साथ हो रहा है जो जो अपने आप को रेस करता जा रहा है, जो नई फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को छोड़ता जा रहा है, उस सबके साथ हो रहा है। ये मैं सिंक्रोनिसिटी कहता हूं तो कितने लोगों के साथ हो रही है। इट इज, आपने सबसे पहले पूछा था कोई साइंटिफिक इसका एविडेंस है, तो वो अब मुझे याद आई, ये भी तो एक एविडेंस है। और किस यस। तरह का एविडेंस आप चाहते हो? इट्स एन एविडेंस। और ये जो हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है वो स्पॉन्टेनियस है। वहां पे ईच एंड एवरी थॉट स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्ट होता है। अभी भी अर्थ पे होता है, लेकिन अर्थ की डेंसिटी जब बहुत सॉलिड थी तो वो से 100 साल बाद मैनिफेस्ट हुआ, तो हम भूल जाते थे। प्रीवियस लाइफ में हुआ, लाइफ में डेथ हो गई, अभी भी वही मैनिफेस्ट। कर्म का सिद्धांत सिर्फ एक्सेप्ट हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेशन, कर्म का सिद्धांत और कुछ नहीं। हमने कोई डिजायर पैदा की, उससे बदला लेना है, वो 100 साल बाद मैनिफेस्ट हुई। हम उसके घर में बच्चे बन के पैदा हो गए, उसके समथिंग लाइक दैट। ऑल दीज आर मैनिफेस्टेशन, लेकिन वो लेट होते थे। अब सारे स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, इसलिए लोगों को पता लग जाता है कि हम खुद ही क्रिएटर हैं। और जैसे ही हमने को क्रिएटर का रोल है, सब लोग एक बार इमेजिन करें, फिफ्थ डायमेंशन इजली हो गई, वही क्रिएट हो जाएगी, टाइम स्मूथ हो जाएगी। इट इज तो सर हैपनिंग। जो भी हमारे डाउट्स थे आपने सब क्लियर करे हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी जो भी डाउट हो हमारे ऐसी पॉडकास्ट आके हमें ये ज्ञान देते रहें, जो चीजें हमें नहीं पता वो हमें बताते रहें। और थैंक यू अगेन सर आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। यू आर आज ऑलवेज वेलकम यशन जी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला हो, कम्युनिटी को भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो थैंक यू अगेन सर, मिलते हैं अगले ऐसे ही पॉडकास्ट में जिसके अंदर हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ
टैबू टॉपिक्स पे बात करेंगे और इस जानेंगे कि क्यों ये समय युग परिवर्तन का है, एसेंशियल का है, कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेस कर कर इस 3D से 5D का जो ट्रांजिशन है उसमें जा सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।